2023 में विधानसभा चुनाव हुए। चुनावों के बाद 2024 में 3 जनवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के पहले ही, यानी कि शपथ ग्रहण के ठीक पहले 1 जनवरी को, जब पूरी दुनिया, पूरा देश अंग्रेजी नए साल की जश्न मना रहा था, ठीक उसी समय एक 6 माह की बच्ची की मौत की खबर निकल कर आई। उसके बाद से लगातार पुलिस नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आती रही। अलग अलग राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई घटनाएं घट चुकी। इस तरह की वारदातों को अगर जब आप देखते हैं तो कुछ आरोप बीजापुर से भी लगे। किन पर? सुरक्षा बलों पर। सुरक्षा बलों पर जो आरोप लगे उनमें आरोप ऐसे रहे हैं कि उन्होंने आम लोगों को भी गिरफ्तार किया और उनमें आम लोगों की जान भी चली गई। और अगर इन मामलों को आप देखते हैं तो पुलिस के बयान के मुताबिक क्रॉस फायरिंग में उस बच्ची की जान चली गई थी। और क्रॉस फायरिंग में ही अभी हाल ही में जो घटना घटी थी, एक 6 दिन की बच्ची के पिता रमेश ओयाम की जान चली गई थी। हालांकि जब ये मामले चल रहे हैं, गिरफ्तारियों के दौर चल रहे हैं, मुठभेड़ों के दौर चल रहे हैं, ये कोई नए मामले नहीं हैं। नक्सल इतिहास में और नक्सल माओवाद से निपटने के लिए जिस तरह से सरकार की रणनीतियाँ रही हैं, उन तमाम इतिहास को जब आप खंगालते हैं तब ये चीज़ें बहुत सारी छनकर निकल कर आती हैं। उसमें ताड़मटला जैसे बड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। और इस समय में यहाँ पर बीजापुर में जनवरी में हुए कुछ इस तरह के मामलों को लेकर के आप देखिएगा, समाज सेविका बेला भाटिया यहाँ पर मौजूद हैं, सोनी सोरी यहाँ पर आई हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, और साथ में मूलवासी बचाओ मंच के संभागीय अध्यक्ष रघु के साथ में सोनी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट में यहाँ पर आए हुए हैं ये सारे, और लंबी चर्चा हुई यहाँ पर कलेक्टर अनुराग पांडे के साथ। नए कलेक्टर हैं यहाँ पर बीजापुर में और बहुत पुराना अनुभव है उनका प्रशासनिक सेवा में। तो क्या बात हुई होगी, कैसी बात हुई होगी, हम इन सारे लोगों से समझने की चर्चा करेंगे जो यहाँ प्रमुख चेहरे हैं। और दूसरी बात कि सरकार का रवैया कैसा है और ग्रामीण क्या चाहते हैं। मूलवासी बचाओ मंच की तरफ से सबसे पहले बात करेंगे हम, जो संभागीय अध्यक्ष हैं रघु से हम बात करके समझने की कोशिश करते हैं इनकी क्या मांगे रही हैं और किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को कलेक्टर के सामने रखा है। रघु भाई बताएंगे। देखिए, ये जो आज हम लोग जो बस्तर की मुद्दा तो नहीं है, एक जिला का है। इसमें 2023 में जो भाजपा सरकार आई है, आने के बाद ये जो 2024 है, 1 जनवरी को जो मुदवेड़ी गांव में जो एक बच्ची जो 6 महीना के दैन तोड़ने के बाद वो जो क्रॉस फायरिंग में, इसका पूरा जानकारी हमने बहुत सारे लोग लड़े हैं और मिलने भी आए थे। और इसमें यही हमारा मांगे हैं कि जिस तरह 2024 1 जनवरी से जो 2021 31 जनवरी तक लगातार हमारे जो बीजापुर ज़िला में लगातार घटना दिनों दिन बढ़ते जाया, तो इसलिए ये सारे मुद्दा को हम लोग जैसा ये के नेंद्रा में और 2 महिला 1 पुरुष, और एक के अभी जो क्या गाँव बोले बोड़गे गांव में एक पुरुष को मारे। तो इस तरह जैसा 2 या 3 दिन के बाद कंटिन्यू ग्रामीण के ऊपर फायरिंग और मार रहे हैं, तो इस तरह का घटना ना हो कि हम कलेक्टर को और बहुत सारे बातें रखे हैं कि इस तरह का घटना हो रहा है, एफआईआर कर रहे हैं का जो दे रहे हैं घटना जहां हो रहा है उसका कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जहां भी घटना हो रहा है उसका एफआईआर होना चाहिए और उसका जांच कमेटी बनना चाहिए और वहां जाके पूरा जांच होने के बाद उसको कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा कलेक्टर सर ने क्या कहा? कलेक्टर सर ने यही कहा कि जिस तरह का जो घटना है उसका तो शिकायत दे दिए, अभी उसका जांच चल रही है। हम लोग जांच जो टीम गठित किया है उसको तो हम लोग जांच करके हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्टर अनुराग पांडे ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि ठीक है, जांच की बात जो है इनकी सुनी जा रही है। एक आश्वासन दिया गया है कि हाँ ठीक है, हम जांच कराएंगे, जिस तरह से रघु बता रहे हैं। सुनीता भी हमारे साथ बनी हुई है, मूलवासी बचाओ मंच से ही हैं ये, और एक तरह से देखें तो मूलवासी बचाओ मंच में नेतृत्व करता है। सुनीता ही नाम है ना आपका दीदी जी? तो सुनीता जी, आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं? और एक महिला होने के नाते, और दूसरी बात कि आप बस्तर में रह रही हैं, तो बस्तर के आदिवासियों के जीवन को अगर आप देख रहे हैं, जब हम आदिवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे मूलवासी भी समझिएगा।
इस दरख्वास्त के साथ कि आप इन तमाम घटनाओं को कैसे देख रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं इस जगह पर? सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि बस्तर में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि हर गांव में हर दिन बढ़ते जा रहा है कि पुलिस फोर्स गश्त के लिए जाके लोगों के साथ मारपीट प्रताड़ना करना और हर दिन गश्त के लिए जाके पकड़ के लेके आना और जेल में ठूसा जा रहा है। ग्रामीणों को खेती किसानी करके काम करके जीने वाले लोगों को ऐसा नक्सली लोगों के साथ मुठभेड़ हुआ करके ऐसे परेशान करेंगे तो कैसे होगा सर? हम लोग देख रहे हैं खुद हकीकत आमने सामने दिखने के बावजूद भी ऐसा नहीं है करके बोलने पर भी ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा फर्जी मुठभेड़ में मार के नक्सली लोगों के साथ मुठभेड़ हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग को घायल कर दिया, ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि ये सब पुलिस प्रशासन का ये दबाव करके ऐसे आम पब्लिक को मारपीट करके ऐसा महिला लोगों के साथ हत्या करना ज़्यादा बढ़ते आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ आज कलेक्टर ऑफिस में आके अनुराग पांडे सर के साथ भी बात रखे हैं कि ऐसा डीआरजी वाले लोगों को भी आप ऐसा बता के रखो कि ऐसा ना करे। तो अनुराग सर ने क्या कहा? हाँ वो भी अपना बात को भी मान लिया। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा ऐसा रोका जाएगा तो हम अनुराग पांडे सर के साथ भी उम्मीद रखेंगे कि ऐसा थोड़ा कम हो गया करके। चलिए ठीक है, तो ये एक अच्छी बात कह रही हैं। इनके अनुसार ग्रामीणों के साथ इनका आरोप है सबसे पहले तो सुरक्षा बल के जवानों पर। इनका कहना है कि सुरक्षा बल के जवान जब अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं तो जो ग्रामीण होते हैं, आम लोग जो होते हैं, उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो दुर्व्यवहार कम से कम बंद किया जाए। सुनीता जी की जो प्रमुख चिंता है वो सामने आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे साथ सोनी सोढ़ी जी हैं, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में एक ऐसे अपने आप को पेश किया, एक ऐसी स्त्री के रूप में, एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया जिसने उस दौर में पुलिस प्रताड़ना सही है। और इनके साथ कुछ घटनाएं घटी थी उस दौर में, जैसे कि इन्हें जब पुलिस ने हिरासत में लिया था, इनके साथ कुछ जघन्य अपराध घटने की खबरें भी सामने निकल कर आई थी। आप उस घटना को देखते हुए दीदी, आप इन घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस घटना से जोड़कर बताइएगा कि आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रही हैं और ये हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, आपका ये दृष्टिकोण भी चाहिए। देखिए, आज जो कलेक्टर सर है, जो मतलब हमारे बीजापुर कलेक्टर सर के साथ काफ़ी लंबे 2-2.5 दिन घंटे से चर्चा हुई है। उस चर्चा करके हम ये बताने की कोशिश किए हैं कि यहाँ जो हो रहा है बीजापुर जिले में, जो आए दिन घटने पर घटना तो पूरे बस्तर में हो रहा है, लेकिन खास करके बीजापुर जिले का इस तरह से घटना होना, 6 महीने की बच्ची को गोली मार देना, अभी जैसे बैरंगढ़ के भाई के ऊपर गोली चलाना, उसके बाद फिर और एक भाई के ऊपर भी गोली चलाई गई, फिर बेलमनेंड्रा में लगातार। ये क्यों? तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ के डीआरजी से ज़्यादा यहाँ का जो एसपी है वो एकदम बेलगाम हो चुका है। वो एक मतलब आईपीएस अधिकारी होने के बाद, अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एक गुंडागिर्दी जोरों से तांडव कर रखा है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम कलेक्टर सर से निवेदन कर रहे हैं कि आप तो कलेक्टर सर है ना, तो आप बल्कि उसका उस तरह करिए। अगर नहीं हुआ, और हम उम्मीद करके तो जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट आप लोग के माध्यम से ऐलान करके जाए, अगर अब आने में इसी तरह घटना हुआ जो घटना हम देख रहे हैं, तो हो सकता है नहीं होगा उग्र आंदोलन, पूरा चक्का जाम, और बीजापुर के पूरे मार्केटों को 1 नहीं 2, 3, 4 दिन तक बंद कर सकते। करेंगे कि नहीं? यही बात हुआ तो ये चीज़ें होगी अगर ये कंट्रोल नहीं आएगा तो। ये तो स्पष्ट बात हम करके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि जो एसपी यहाँ तो सलवा जोन 2 एक शुरुआत कर चुका है। एक बड़ी बात कह रही हैं आप। जो 2 शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि 1 तारीख को हमारी छोटी सी नन्ही की जान का उसका इस तरह का हत्या करना, और 22 तारीख को पूरा राम मंदिर क्लब देश भर में, पूरे भारत हिंदुस्तान में एक राम मंदिर के नाम से उत्साह बनाए रहे थे। उस दिन हमारे आदिवासी 3 लोगों की हत्या करके उनको बेट चढ़ाने के टाइप की हरकत किया। ये कहीं ना कहीं इस बात से होता है कि यहाँ का एसपी और यहाँ के जिला लेवल के जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन सलवर जुनून 2 की शुरुआत कर चुके हैं। आई होगा ही नहीं।
ना कभी नहीं। मैं 12 साल बाद मैं जब बाइज्जत रिहा हुई तो आज मेरी नौकरी मुझे नहीं मिल रही है। आज मेरे को अपनी नौकरी, अपनी जो है ज़िंदगी की रोजी वो नहीं मिल। सरकार ने सब कुछ छीन लिया, मेरा रोजगार छीन लिया, सब कुछ सड़क में ला खड़ा कर लिया। लेकिन आपने जो सवाल पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, हम शिकार दोनों तरफ से हुए थे। माओवादी तरफ से मेरे पिता का शिकार था और मेरे को सरकार ने किया। तो माओवादी ने तो सारा ज़मीन मेरे पिता को दे दिया वापस और वो अपना खेती करने लग गए। लेकिन सरकार ने मेरी जो थी, मेरी जो मतलब नौकरी थी, जो था वो नहीं दिया और मेरे को आज भी रोड में लाके खड़ा करके सरकार रखा है। तो इस तरह मेरे साथ अन्याय है। न्याय कभी मिलेगा नहीं, न्याय के लिए मैं आस भी नहीं करती और मैं आगे करूँगी भी नहीं कि मुझे नौकरी मिलेगी, वापस मैं अपनी नौकरी पर चले जाऊँगी। लेकिन हम हुए थे दोनों की सरकार, लेकिन माओवादी ने पूरी ज़मीन हमारे पिता को वापस दे दिया। लेकिन ये जो संविधान की बात करते, कानून की बात, वो तो रोड में आज भी सोनी छोड़ के खड़ा रखे। तो हम लड़ते रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। तो इस मसले को लेकर के आपसे एक लंबी इंटरव्यू करूंगा, मैं आपका समय लेकर आपसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पर जी हाँ। तो यहाँ पर इस वक्त में जो एक अहम चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये बस्तर में ऐसे मामलों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हुए कई बार ये मामले कोर्ट तक भी ले जाने का काम कर चुके हैं। और बेला भाटिया, एक बस्तर में होने वाली प्रत्येक इस तरह की घटना जहाँ पर संदेह या फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वहाँ बेला भाटिया का नाम ज़रूर जुड़ जाता है। तो बेला भाटिया जी, आप यहाँ पर आई हुई हैं मैम, इसके लिए बहुत थैंक यू कि आप हमसे बात कर रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो कलेक्टर सर के साथ आपकी भेंट कैसी रही? देखिए, इसमें बहुत मुश्किल है कहना कि ये संतोषजनक रही, क्योंकि जब किसी एक ज़िले में एक महीने के अंदर 6 मासूम लोगों की हत्या हो जाती है, तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो भी शासन प्रशासन है उसको उसकी बहुत चिंता होनी चाहिए और उसको खुद आश्वासन देना चाहिए लोगों को कि हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें हम न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर उस प्रकार का कुछ मतलब सर ज़रूर पूरी बात सुने हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी आज कि जो भी पीड़ित हैं, जो भी परिवार के जो लोग मारे गए, उनके खुद, उनकी माँ, उनके हर एक में, जैसे अभी इधर ये जो माँ हैं, ये बैरमगढ़ में जो 30 तारीख को जो घटना घटी है, जिसमें इनका बेटा रमेश ओयाम वो मारा गया, जबकि वो केवल नहाने के लिए जा रहा था। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो हैं, ये जिम्मो हैं, ये जो हैं, ये आपका नाम? हाँ, जोगी। ये जिम्मो, ये जोगी, ये हिडमे और ये जो है, ये जो मारी गई सोनी, ये उनके पिता हैं। तो इनके अलावा ये सब जो 8 जन थे, इसमें ये लोग सब खुद वहाँ पे थी, ये लोग सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो ये लोग तो खुद देखे कि क्या हुआ। तो इसीलिए आइडिया ये था कि ये लोग खुद सर को बताएंगे कि हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमने खुद हमारे सामने 3 लोगों को मरते हुए देखा। तो आप सोचिए, आप लोग, हम लोग सबके लिए क्या शॉकिंग नहीं है ये? हम लोग सब जो शहरों में रहते हैं, क्या ये शॉकिंग नहीं है कि आपके सामने 3 लोगों की हत्या हो जाए? तो ये सब, वो सब कुछ देख चुके हैं। तो हम लोग का विचार ये था कि सर के सामने में खुद ये लोग अपनी बात रखेंगे और खुद सर इनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे, और उसके बाद वो खुद एक मतलब एक तरह से आश्वासन उनके तरफ से आए। अभी क्या है कि वो ज़रूर सुने हैं बात को, उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं मतलब हम लोग के भी बहुत बोलने पर कि क्या आप पुलिस पर अंकुश लगा सकेंगे, आप इस पर कुछ करने की कोशिश करेंगे? तो वो बोले हैं कि हाँ, मैं ज़रूर कुछ करूँगा, मगर मैं ये आपको बोल नहीं सकता क्या करूँगा, क्योंकि ये भी हमारा ऑफिशियल बात होती है, इसको हम पूरा बता नहीं सकते। पॉइंट है कि आप हमको पूरा आपका रोड मैप नहीं बताइए, पर हम लोग क्या चाहते हैं सुनना, लोग क्या चाहते हैं सुनना, कि इस तरह की हरकत फिर से नहीं होगी। लोग तो यही चाहते हैं कि डीआरजी के द्वारा 4 घटनाओं में बीजापुर में 1 जनवरी से लेके 31 तक 6 लोग मारे जाते हैं। तो हम लोग क्या चाहेंगे प्रशासन से? क्या हम उस समय उनसे शिक्षा की बात सुनना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि बीजापुर और बस्तर एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, हम लोग जानते हैं
यहाँ गरीबी है, यहाँ अशिक्षा है, यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, यहाँ रोड इत्यादि की कमी है। मगर जब आप अपने परिजनों की 6 लोगों की हत्या के बारे में शासन प्रशासन से बात करने जाते हैं, तब आप चाहते हैं कि वो उस पर फोकस करें, वो ये बोले आपको कि हम लोग इस पूरी हत्या की छानबीन करेंगे, हम तय तक जाएंगे। ये आप लोग कह रहे हैं कि ये डीआरजी थे, तो हम लोग इसका पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है। डीआरजी जो फोर्स है, एक एक किस्से में लोग बता रहे हैं कि वो डीआरजी थी। डीआरजी AK-47 पकड़ी हुई है। क्या मुदवेंडी में वो दारू पी के 1 जनवरी को दारू पी के अंडा खा के ऐसे ही वो लोग अपना हथियार चला दिए और 6 महीने की बच्ची मर गई? इसको हम लोग कैसे समझें? ये बहुत गंभीर बात है। और आप सब जो भी इस बात को सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि ये बूढ़ी महिला बस चिल्ला रही है। ऐसे मत सोचें। आप ये सोचें कि आपकी बच्ची मरी, ये जो 3 लोग बेलम लेंद्रा में मरे, ये जिसकी जिम्मो ने खुद मरते देखा, जो 2 लोग लड़कियां मरी हैं, वो नाबालिग थी, 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र। उनके साथ में एक व्यक्ति जो था वो 40 साल का उम्र। जो इनका जो अभी जो बैठी थी, जो कल वो नहाने के लिए वो गया, वो 19 साल का उम्र। वो बस उसका कसूर क्या था कि वो अपनी बेटी 8 साल की बेटी के नामाकरण के लिए वो अपने उस नदी के उस इंद्रावती नदी के नज़दीक वाले गांव में अपनी बुआ के घर मुर्गा खरीदने गया था। और वो उस उद्देश्य से वहाँ गया और खाना खाने के पहले बोला कि मैं थोड़ा नदी में नहा लेता हूँ और उसके बाद मैं खाना खाऊंगा और फिर मैं नामाकरण के लिए अपने गांव वापस जाऊंगा। तो एक एक घटना को आप देखिए। इसका मतलब ये है कि मुदवेंडी में जो हुआ, तो एक माँ अपने आंगन में खड़ी थी अपने बच्चे को लेकर। इसका मतलब आप आंगन में, खुद के आंगन में नहीं खड़े हो सकते, आपको गोली लग सकती है, ध्यान करिए। हाँ, आप अपने आंगन में नहीं खड़े हो सकते। बेलम लेंद्रा के लोग क्या कर रहे थे? बेलम लेंद्रा के लोग अपनी ही गांव की पहाड़ी चढ़ रहे थे, सामने से फोर्स आ गई और गोली उन्होंने चला दी, सामने के 3 लोग मर गए। इसका मतलब आप अपने ही गांव के क्षेत्र में रहकर अपनी पहाड़ियों में भी आप नहीं चल सकते। मुदवेंडी और बेलम लेंद्रा के बीच पुसनार गांव में एक घटना घटी, जिसमें एक आदमी अपना घर का मरम्मत कर रहा था, उसको डीआरजी फोर्स ने दौड़ा के मारा है। तो इसका मतलब आप अपने ही घर में अपना गांव, अपना मरम्मत का काम नहीं कर सकते। और ये जो आखिरी 30 तारीख की जो घटना है, जहाँ पे आप नहाने के लिए गए, तो आप किधर नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये गंभीर बात है कि नहीं? तो इसीलिए मतलब मैं खुद पर्सनली कह सकती हूँ कि ज़रूर लोगों ने अपनी बात सुनाई, बहुत चर्चा हुई शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोड पर, माल न्यूट्रिशन पर, मतलब कुपोषण पर बहुत चर्चाएं हुई। सर ने ज़रूर पीड़ितों को सबको सुना, मगर उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा शासन, हमारा प्रशासन वो शॉक्ड हो जाए। हम ये चाहते हैं, उसके अंदर एक शॉक होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? उसके अंदर वो शॉक होना चाहिए। उसके अंदर ये जो आपके अंदर का दुख है वो उसके अंदर होना चाहिए, और उसको ये बोलना चाहिए कि मैं आपको न्याय दिला के रखूँगा। क्यों? क्योंकि आप न्याय की कुर्सी में बैठे हैं। हमारा किसी एक कलेक्टर, किसी एक एसपी से बात नहीं है, उनकी कुर्सी से हमारी बात है। तो ये बात है। तो इसमें बस इतना ही है। आप लोग ने सुना होगा कि यहाँ पे जब लोग गोरनम में इतना भारी तादाद में आए और उनको बैरिकेड करके रोका गया था, उसके बाद की आज मुलाकात है। तो ये बहुत गंभीर आज की मुलाकात थी, परंतु मुझे खुद, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं तब सेटिस्फाइड होंगी अगर जो ये 4 किस्से हुए हैं, ये जो 6 लोगों की मौत हुई है, उस पर अगर कुछ कार्रवाई होती है, अगर डीआरजी फोर्स पर लगाम लगती है, जो भी हमने शिकायतें की हैं, हर एक केस में हमने शिकायत दर्ज की है, शिकायतों का एफआईआर होकर उस पर अगर मुकदमा होता है और अंततः लोगों को न्याय मिलता है और लोगों को खुद लगेगा कि हमें न्याय मिला, तभी मैं सेटिस्फाइड हो सकती हूँ। क्या ऐसा कोई रास्ता या फिर आपकी समझ के अनुसार इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि जान तो जो हथियारधारी जो माओवादी हैं उनकी भी जाती है,
जान तो जो हथियारधारी जो जवान हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो सुरक्षा बलों के हों, वो उनकी भी जाती है, चाहे आम लोग हों, सभी मारे जा रहे हैं। 40 साल का वक्त गुजर गया है। देखिए 40 साल का जो आप वक्त गिना रहे हैं, 1980 से गिना रहे हैं शायद, उस समय जब ये माओवाद या नक्सलवाद बस्तर में आया, तो इसमें ये है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है, मगर लोकतंत्र में का जो पूरा कानून है, एक संविधान है, उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। अब हो ये रहा है कि सरकार खुद अपने कानून का पालन नहीं करती है। ये केवल बस्तर में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में हर एक जगह में हमको देखने को मिलता है। तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय गरीबी हट जाएगी, असमानता हटेगी या कम होगी, ये सब टाइप की उम्मीद थी। उसी के कारण कानून बने थे। जैसे कि जिस एरिया में अभी भी ज़मींदारों के पास में बहुत ज़मीन है, तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म एक्ट बना था कि जो भी उनका सीलिंग से सरप्लस ज़मीन है, वो ज़मीन सरप्लस वाली ज़मीन उनसे ली जाएगी। अब लेगा कौन? तो आपको शासन प्रशासन को ही लेना है। लघुत्तम वेतन बना, हाँ, तो वो ज़मीन ली जाएगी और जो ज़मीन जिनकी नहीं है उन पर आप वो बांटेंगे। वो उस ज़मीन को वो लोग कल्टीवेट करेंगे, तो वो धीरे धीरे वो खुशहाल होंगे। उसी तरह जो मजदूर वर्ग है उसके लिए लघुत्तम वेतन बना। ठीक है। नोट करिए, लघुत्तम, फेयर वेज नहीं, लघुत्तम वेज, मतलब कम से कम। लघुत्तम वेतन का वहाँ पे ये नहीं हुआ। तो कहने का, ये तो मैं आपको केवल 2 उदाहरण दे रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जब जहाँ देश में बहुत भारी तादाद में तकलीफ हो, दुख हो, तो वहाँ पे क्या है कि, और जो आज़ादी का जो भी प्रॉमिस था कि हम लोग आज़ाद होने के बाद में हम लोग ये सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, मगर बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो इसके कारण जब नहीं होता है कुछ, तो उसके कारण क्या होता है, असंतोष पैदा होता है। और जो असंतोष होता है उसके 2 रास्ते निकलते हैं। उस असंतोष से या तो कोई अहिंसक लड़ाई लड़ेगा, और कोई, जब कई बार ये होता है कि अहिंसक लड़ाई पहले लड़ी, उससे कुछ नहीं हुआ, एक कोई हथियारबंद ताकत वहाँ पे उनको मिली जिसने कहा हम आपको साथ देंगे आपका, तो वो हथियारबंद के पीछे लग गए। क्योंकि किसी भी सामान्य नागरिक की उम्मीद होगी सरकार से और पुलिस से कि वो उनके अधिकारों के लिए खड़ा रहे। तो इसीलिए आपने 1980 से बात कही, इसलिए मैं तब से ये कह रही हूँ कि इसीलिए फिर नक्सलवाद का जन्म हुआ। नहीं तो अगर पूरा कानून का पालन होता, असमानता, गरीबी इत्यादि में फर्क आता और भारी फर्क आता, तो नक्सलवाद जैसा एक हथियारबंद ताकत एक खड़ी ही नहीं होती। तो मेरा सवाल फिर से वही जिंदा है, वो क्या किया जाना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि ये समस्याएं इतनी बड़ी ना रहें, इतनी विकराल तो ना रहें, कम से कम जैसा दिखाई दे रहा है इतने विभत्स तो ना रहें। असंतोष ऐसा मामला है कि ये व्यक्तिगत तौर से लेकर के देखें, आप सामाजिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर देखें तो असंतोष बिल्कुल वो नज़र आएगा। मेरा कहना ये है मैम कि ये जो समस्या जस की तस बनी हुई है, जैसा दिखाई देता है, इसको एटलीस्ट कम किए जाने के लिए वो कौन से कदम उठाए जा सकते हैं आपके दृष्टिकोण में? हाँ, क्या किया जाना चाहिए? नहीं, मेरे दृष्टिकोण में 2 कदम हैं, और ये दोनों कदम एकदम मतलब इसकी बुनियाद में है। एक कदम ये है कि सरकार कोई भी कानून ना तोड़े, एक बात। हाँ, तो अभी बस्तर जैसी जगह में, क्योंकि बस्तर के लोगों को गुंडाधूर के समय से लेकर उनको क्या चाहिए कि उनकी जल, जंगल, जमीन पे कोई किसी का अटैक ना हो, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जल, जंगल, जमीन के संबंध में जो कानून है आप नहीं तोड़िए, है ना, उसका आप पालन करिए। 5वीं अनुसूची एरिया है, पेशा कानून है, यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, मिनरल पॉलिसी के तहत भी जो कुछ लिखा गया है आप उसका बस पालन करिए। आप कानून तोड़िए मत। जनता को ऐसा एकदम नहीं लगना चाहिए कि आप कानून तोड़ रहे हैं, एक बात। और दूसरा कि जिस असंतोष की मैंने पहले बात की, उसके कारण अगर समाज से कोई तबका हथियारबंद ताकत का रूप ले लिया है, तो सबसे पहले उनसे आप बात करिए। आज के दिन में क्या हो रहा है कि उसको आप
नाम तो बहुत तरह तरह के दे रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, तरह तरह के नाम बोल रहे हैं। और उसके लिए आप UAPA ये इस तरह के बहुत खतरनाक कानून ला रहे हैं जिसमें केवल कोई संदिग्ध लगा आपको तो आप उसको UAPA लगा के आप उसको जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, आपको बुनियाद पकड़नी है। बुनियाद कहाँ से हुआ? क्योंकि सरकार ने खुद कानून का पालन नहीं किया, कानून तोड़े सरकार ने खुद। किसके लिए तोड़े? हमारे ही समाज के जो ज़्यादा पूंजीपति वर्ग या उस तरह के वर्ग के लिए सरकार ने कानून तोड़े, ये सच है और आज दिन तक भी ये हो रहा है। तो इसीलिए अगर आज सरकार अपने आप को सुधारना चाहती है तो आज के दिन में ये सब टाइप का कानून तोड़ना बंद करें। और दूसरा कि ये हथियारबंद ताकत से आप राजनीतिक वार्ता करें। ये दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। और तीसरा, अगर मैं तीसरे पर कहनी चाहूँ तो एक फ्रीज़ होना चाहिए कि ये सभी जो जिस तरह की आज हमको यहाँ पे घटनाएं दिखती हैं उस तरह का एकदम उस पर मतलब ये बहुत सीरियस हो चुकी है सिचुएशन, तो उसको एकदम ख़त्म करना चाहिए तुरंत। और भले ही आप थोड़ा टाइम ले लें, बातों को थोड़ा समझिए और अपने फोर्सेस में आप जांच करिए, जो भी प्रक्रिया है आप अपनाइए, मगर मासूम लोगों की हत्या बंद होनी चाहिए, नहीं तो लोगों में असंतोष बढ़ेगा और फिर लोग माओवादी ही बनेंगे। तो यहाँ पर ये बेला भाटिया जो हैं, इनका एक, जैसा कि मैंने परिचय देते वक्त मैंने बताया कि एक लंबा अनुभव रहा है इनका बस्तर में इस तरह के मामलों पर ध्यान देना, इस तरह के मामलों को न्यायालयों तक ले जाना। और जिस तरह से अपनी बात ये रख रही हैं, शुरुआत में जैसे इन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो हत्याएं हुई हैं तो उन पर मैंने भी अपनी बात रखी थी। अब कि जब आप न्यायिक पक्ष से देखते हैं या फिर न्यायालय के दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तब ये आरोप की श्रेणी में आते हैं। और जब मामले जांच के विषय हो जाते हैं तो सारकेगुड़ा का एक अच्छा उदाहरण बन जाता है कि मामला जो है ग्रामीणों के पक्ष में आया था। तब वे सिद्ध हुआ था, ये बात सिद्ध हुई थी कि वहाँ पर सारकेगुड़ा जो नरसंहार हुआ था उसको न्यायालय ने मुहर लगाकर ये कर दिया था, उसके पक्ष में फैसला सुनाया था कि वहाँ पर 17 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी पुलिस की गोलीबारी में। तो ये एक जनसंहार के इसमें श्रेणी में अपन लोग इसको रख सकते हैं। लेकिन यहाँ का मामला जब हम देखते हैं कि ये समस्याएं किस तरह से सुलझ सकती हैं, इन मामलों को बताते हुए बेला भाटिया जो कहती हैं, बेला भाटिया का ये कहना है कि सरकार खुद अपने बनाए कानून ना तोड़े। अगर हमने जब एक लंबे इतिहास को उनके सामने रखा कि अगर हम 40 साल का जिक्र कर रहे हैं कि 40 साल से अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तब की परिस्थिति का जब हम हवाला देते हैं तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सरकार अपने बनाए कानून खुद ना तोड़े, लोगों को ये ना लगे कि सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तब इन कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारियों पर ग्रामीण पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी समझने सोचने की है कि हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, इन तमाम चीज़ों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। क्या हमारा दृष्टिकोण ठीक वैसा है कि हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, या फिर हमारा दृष्टिकोण वैसा है कि हम यहाँ पर चीज़ें समस्या का समाधान करने के बजाय हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हुए, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हुए चल रहे हैं। अगर चीज़ें वैसी होती हैं तो दो दल हैं यहाँ पर, एक माओवादी विचारधारा है, माओवादी लड़ाके हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवान हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं। एक तरह से देखें तो सरकार के रक्षक हैं। तब आप इसे देश की आंतरिक सुरक्षा में जिस तरह से माओवाद को एक खतरा बताया गया, तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये अर्धसैनिक सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान ही देश की सुरक्षा में सरकार के दृष्टिकोण से या फिर संवैधानिक नज़र से जब आप देखते हैं तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही अधिकृत भी हैं। लेकिन ये मामला क्या वैसा दिखाई नहीं देता कि कोई खिलौना हो, दो बच्चे लड़ रहे हों कि ये खिलौना मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से चाहिए, बल्कि ये कपड़ा मुझे इस रंग में नहीं उस रंग में पसंद है। ये कुछ बहुत सारी चीज़ें इस तरह से जुड़ जाती हैं। अब इसे आप व्यापक तौर पर भी देखते हैं तो बहुत कुछ इसमें समाहित हो जाता है। लेकिन इन मामलों को हमें किस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हो गया ये नज़रिया, हमें ये नज़रिया छोड़ना पड़ेगा, बल्कि अब इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि इस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है। अगर इस तरह की घटनाएं बार बार
दोहराई जा रही हैं और ये समस्या अगर बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समस्या पर फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि समस्या को बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो बस हमें इतना ही समझने की ज़रूरत है और समस्या का समाधान धीरे ही सही खुद ब खुद निकल आएगा। ये बात अब हर किसी को समझने की ज़रूरत है। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।